हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश के बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन के बारे में जो भी बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे जो इक्ता प्रणाली है, चालीसा दल है इस गुलाम वंश के दौरान वो क्या है, और इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और अगर हम बात करें अपने सिलेबस की, तो देखिए ये तो 3 टॉपिक हैं रेड कलर वाले, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, यानी मेडाइवल हिस्ट्री की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसमें हमने महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा था। और वो दोनों क्लासेज हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर मेडाइवल हिस्ट्री के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, और उसी में क्रम से आपको पूरा सिलेबस आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अभी उसकी 2 ही क्लास हुई हैं और उसी प्रकार से क्रम से उसमें वीडियो आते जाएंगे और आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस मेडाइवल हिस्ट्री से पूछे जाते हैं हमारे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल के बारे में, गुलाम वंश के बारे में और इल्तुतमिश और बलबन के बारे में। इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो देखिए, एक अगर हम बात करें मेडाइवल हिस्ट्री में, तो मेडाइवल हिस्ट्री में 2 ही एक बड़े पार्ट हैं, जिनमें फर्स्ट है दिल्ली सल्तनत और सेकंड है मुगल वंश। इन दोनों के द्वारा ही पूरी जो मेडाइवल हिस्ट्री है वो कवर होती है। यानी अगर हम इन 2 टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, समझ लीजिए हमारी जो मेडाइवल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो गई। तो दिल्ली सल्तनत का जो अगर हम टाइम पीरियड देखें, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। यानी हम ये लगभग कह सकते हैं कि 320 साल तक दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, जिसमें अलग अलग वंशाएँ, अलग अलग डायनेस्टी का शासन रहा। 5 वंश मुख्यतः दिल्ली सल्तनत में हैं, जिनका शासन 320 सालों तक रहा। और अगर हम बात करें 1526 के बाद, तो 1526 में आप सभी को पता है मुग़ल आक्रमण होता है भारत में, और फिर मुग़ल वंश की स्थापना की जाती है बाबर के द्वारा। और उसके बाद जो टाइम पीरियड है वो चलता है आपका लगभग 1857 तक। अगर ओवरऑल देखें हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री का, वो टाइम पीरियड चलता है फिर मुग़ल वंश के दौरान। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसमें 5 वंश हैं, तो सभी वंश के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर हम बात करें इनमें जो भी वंश शामिल हैं दिल्ली सल्तनत में, तो इनमें सबसे पहला आता है गुलाम वंश, फिर आता है खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोदी वंश। तो इन्हीं 5 वंश को मिलाकर बनती है दिल्ली सल्तनत। और अगर हम इसमें बात करें तो इनका जो ये क्रम है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इनका क्रम भी पूछा गया है कि कौन सा क्रम इसमें सही है। तो सबसे पहले इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो इस तरीके से इस दिल्ली सल्तनत का क्रम है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो वंश रहा है वो रहा है तुगलक वंश। तो सबसे अगर हम लॉन्ग टाइम बात करें, लॉन्ग टाइम जो शासन रहा इस दिल्ली सल्तनत में, वो सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का शासन रहा। जब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में तो हम वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। और सबसे कम अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो वो खिलजी वंश का समयकाल, सबसे कम समय तक खिलजी वंश का शासन रहा इस दिल्ली सल्तनत के दौरान। तो चलिए अब एक तरफ से सभी वंश को डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो आज हम केवल और केवल गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर इसी प्रकार से हम आगे क्रम से इन सभी वंश को कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो देखिए, गुलाम वंश की जो यानी गुलाम वंश को और भी कई नामों से जाना जाता है, जिनमें है आपका दास वंश, ममलूक वंश, क्योंकि ये दूसरी लैंग्वेज में इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे दास वंश है, ममलूक वंश है, गुलाम वंश तो इसका नाम है ही। उसके बाद इलवरी वंश। तो इन 3 नामों से भी इस गुलाम वंश को जाना जाता है। और बात करें अगर हम गुलाम वंश के टाइम पीरियड से, तो 1206 से, यानी दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत है वही गुलाम वंश की शुरुआत से ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। और ये 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन रहा गुलाम वंश के, जिनमें अलग अलग शासन आते रहे। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक शासक की, जो कि है कुतुबुद्दीन ऐबक। और पिछली क्लास आप याद कीजिए, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था, दास हुआ करता था, और इसी के द्वारा इस गुलाम वंश की स्थापना की गई, और इसीलिए इस वंश को गुलाम का नाम भी दिया गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये गौरी का गुलाम हुआ करता था, और इसी ने ही
स्थापना की थी गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो माना जाता है किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इसको मोहम्मद गौरी के द्वारा ही उपाधि दी गई थी मलिक और सिपे सलार की। तो सिपे सलार और मलिक की जो उपाधि है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी के द्वारा दी गई थी। बट जो लाख बख्श की उपाधि है, लाख बख्श किसे कहा जाता है, तो ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, क्योंकि ये दान पुण्य का काफ़ी शौकीन था और इसके द्वारा बहुत सारा दान किया जाता था, इसीलिए इसने लाख बख्श की उपाधि भी धारण कर रखी थी। और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, यानी जब इसने गुलाम वंश की स्थापना की तो इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। वैसे पहले अगर हम बात करें तो इस समय भारत और यानी पाकिस्तान सभी एक ही थे, बाद में अलग हुए हैं 1947 में। तो ये जो लाहौर है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, बट इसको ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सबसे पहले राजधानी बनाया था लाहौर को। और उसके द्वारा यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और भी कई सारे काम किए गए, तो उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, ऐसा हम नहीं कह सकते। कुतुब मीनार की नींव रखी यानी निर्माण शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इसका जो पूरा निर्माण कराया वो इल्तुतमिश ने इसको पूरी तरीके से निर्मित कराया। तो हम ये कह सकते हैं कुतुब मीनार की नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कुतुब मीनार, जो कि दिल्ली में स्थित है और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। और अगर हम बात करें कुतुब मीनार की, तो कई बार ये एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया। तो बहुत सारे लोग इसका क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ऐबक ही टिक कर देते हैं, क्योंकि नाम ही है कुतुब मीनार और कुतुबुद्दीन ऐबक तो मिलता जुलता है, किसी ने अपने नाम पर ही इस मीनार को बनाया होगा। बट ये पूरी तरीके से गलत है। कुतुब मीनार का निर्माण एक सूफ़ी संत हैं बख्तियार काकी, तो बख्तियार काकी की याद में इस कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। बख्तियार काकी कौन है, ये एक प्रसिद्ध सूफी संत है जिनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में कराया गया था। और उसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण अजमेर में कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, अजमेर में। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये कोई घर नहीं है, कोई वो नहीं है, ये है एक मस्जिद। तो ये एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई सारे जैन मंदिर को तुड़वा के इस मस्जिद का निर्माण कराया था। और उसके अलावा दिल्ली के मेहरौली में स्थित है कुव्वत उल इस्लाम, ये भी एक मस्जिद है इम्पोर्टेंट, और इसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। यानी भारत की अगर फर्स्ट मस्जिद की बात करें, तो जो भारत में सबसे पहले किस मस्जिद का निर्माण कराया गया तो वो है कुव्वत उल इस्लाम, और इसका जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। और फिर 1210 ईस्वी में, तो 1206 में गुलाम वंश शुरू हुआ, 1210 ईस्वी में यानी वहीं पर लाहौर में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 4 साल ही इसका शासन रहा और यही इसके द्वारा कराए गए इंपॉर्टेंट वर्क हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले शासक के बारे में, जो कि है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश क्या है, तो कई लोग इसको यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते हैं। ऐसा ये लगा करता है कि जैसे एक राजा है तो उसका पुत्र ही उसके बाद शासन करेगा। बट कुछ दिन ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है वो कुछ दिन ही उसने शासन किया है, 1 और 2 ईयर। उसके बाद इल्तुतमिश का यहाँ पर शासन आया और इल्तुतमिश को कहा जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। देखिए, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। और इसने सुल्तान का पद धारण किया, सुल्तान का पद इसने धारण किया। और दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है इल्तुतमिश को। यानी दिल्ली सल्तनत का अगर हम बात करें वास्तविक संस्थापक की, तो वो है आपका इल्तुतमिश। तो देखिए, स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की, बट उसने जो अपनी राजधानी है लाहौर को बनाया और इल्तुतमिश ने उस राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया।
यानी दिल्ली को राजधानी बनाया और इसी के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ पर हो जाती है और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और इसके द्वारा कई सारे जो कार्य हैं वो भी किए गए, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके द्वारा सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है, अपने पुत्र के लिए इसने बनवाया था सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है दिल्ली में। और उसके बाद इल्तुतमिश यानी खुद का भी इसका मकबरा जो है वो भी स्थित है कहाँ पर, ये भी स्थित है दिल्ली में। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो इसके द्वारा एक चालीसा दल का गठन किया गया, चालीसा दल का गठन किया गया। और इसमें कौन शामिल थे, तो ये जो चालीसा दल है ये 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था जिसके द्वारा सलाह दी जाती थी इल्तुतमिश को अलग अलग शासन में अब क्या करना है। एक प्रकार से ये कह लें हम कि आजकल की जो कैबिनेट है वही एक प्रकार से थी चालीसा दल। तो चालीसा दल एक तुर्कों का एक संगठन था जिसमें कुछ तुर्की सरदार शामिल थे जो कि सलाह देते थे समय समय पर। और इसका गठन किया गया किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। और उसके अलावा इसने इक्ता प्रणाली की भी शुरुआत की। तो एक प्रणाली है इक्ता प्रणाली, इसकी भी शुरुआत की गई थी इल्तुतमिश के द्वारा। और इसमें क्या होता था, जो भी युद्ध में जीती गई ज़मीन होती थी उसे सैनिकों को दे दिया जाता था। जो भी युद्ध में ज़मीन जीती जाती थी उसे सैनिकों को दे दिया जाता था और इसे ही इक्ता प्रणाली कहा जाता है। और उसके अलावा इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए गए इल्तुतमिश के द्वारा। और इसमें फेमस है, नाम कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, जो इसने एक चांदी का सिक्का चलाया जिसे टंका कहा जाता था, चांदी का टंका। और तांबे का जो इसने सिक्का चलाया उसे कहा जाता था तांबे का जीतल। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल कहा जाता था जो इसने सिक्के चलाए। और उसके अलावा इसका एक दरबारी कवि यानी इल्तुतमिश का एक दरबारी कवि भी हुआ करता था जिसका नाम था मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज। ये दरबारी कवि था इल्तुतमिश का और इसने एक बुक लिखी थी तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी। इसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। और ये जो बुक है, इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन अभी एसएससी सीजीएल 2020 की जो एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए हैं, तो 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, मिन्हाज उस सिराज यानी जो तबकात ए नासिरी बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई। तो आपको याद रखना है मिन्हाज उस सिराज के द्वारा। कुछ बीच में एसएससी ने जो एनालिसिस था उस पर भी बैन लगा दिया था, आपने देखा। बट आप जब आंसर की आएगी तो आप वहाँ पर देखिएगा कि आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। 23 अगस्त के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, तबकात ए नासिरी मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। तो ये इसी के समय काल में था, इल्तुतमिश के समय काल में। और कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण भी कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये ऑल ओवर जो टॉपिक था इल्तुतमिश से रिलेटेड वो भी हमने देखा। और इसी के दौरान यानी इसी के समय काल के दौरान 1221 में चंगेज खां का आक्रमण भारत में हुआ था। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे और फिर देखते हैं हम रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए रजिया सुल्तान कौन है, तो ये इल्तुतमिश की बेटी है। वैसे तो इल्तुतमिश के कई सारे पुत्र भी थे, लेकिन उनके पुत्रों की अपेक्षा में पुत्रों में कोई भी एक मजबूत शासक नहीं बन पाया इल्तुतमिश के पुत्रों में। तो इसीलिए रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश के द्वारा रजिया सुल्तान को ही यहाँ का दिल्ली सल्तनत का शासक बनाया गया। और ये प्रथम महिला थी, यानी वैसे तो पुरुषों का ही शासन हुआ करता था, बट ये प्रथम महिला थी शासन करने वाली रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी, गुलाम वंश की गद्दी पर बैठी। और इसका बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ कि कोई महिला कैसे शासन चला सकती है, बट इसने शासन चलाया। यानी 1236 से 1240 ईस्वी तक इसका जो शासन है वो यहाँ पर रहा, दिल्ली सल्तनत में रहा। और ये कुबा व कुलाह, तो कुबा का मीन्स होता है कोट और कुलाह का मीन्स होता है टोपी। तो यह कोट और टोपी में ही दरबार में आया करती थी और वहीं से ये शासन करती थी। और उसके अलावा इसने अल्तुनिया से इसने शादी की थी,
और यानी इनके बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो कि यहाँ पर चालीसा दल को पसंद नहीं था। जो भी तुर्कों का जो दल था चालीसा दल, उसे पसंद नहीं था कि अगर ये इसे शादी कर लेती है तो जो शासन है उसके बाद अल्तुनिया का ही शासन यहाँ पर हो जाएगा दिल्ली सल्तनत में। इसलिए हरियाणा में एक स्थान है कैथल, और कैथल नामक स्थान पर इन चालीसा दल के द्वारा ही यानी तुर्कों के द्वारा ही कैथल नामक स्थान पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की हत्या करा दी गई। यानी रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की हत्या करा दी गई चालीसा दल के द्वारा, और इस प्रकार से रजिया सुल्तान का जो शासन है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और इसके बाद कुछ शासक और भी बीच में आते हैं जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हमको यहाँ पर जो मेन शासक हैं उनके बारे में ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिनके बारे में कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके बारे में ही हम यहाँ पर केवल पढ़ेंगे। तो बीच में भी कुछ शासक आते रहे बट वो उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। और अगला जो इम्पोर्टेंट शासक है इस गुलाम वंश का, वो है बलबन। बलबन जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। यानी जिले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया। तो ये अपने आप को ईश्वर की छाया और उसके साथ ही साथ ये अपने को ऊंचे कुल से जोड़कर बताता था और खुद को ही ये भगवान मानता था यहाँ पर। और फिर इसने शासन किया और इसने सबसे पहले चालीसा दल को समाप्त कर दिया, क्योंकि इसको ये दूसरे की जो सलाह है वो पसंद नहीं थी और इसलिए इसने चालीसा दल को सबसे पहले समाप्त कर दिया। चालीसा दल को समाप्त किसने किया? बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और उसके अलावा इसके द्वारा कई सारे जो कार्य हैं वो भी किए गए। यानी इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति अपनाई यानी कि इसके द्वारा बड़े पैमाने पर नरसंहार किया गया, पुरुषों की हत्या की गई और बड़े पैमाने पर जो खून खराबा है वो बलबन के द्वारा किया गया। और इसने 2 प्रथाएं भी लागू की थी जिन्हें सिजदा व पैबोस प्रथा कहा जाता है। तो ये देखिए तुर्की भाषा के ये शब्द हैं सिजदा और पैबोस। इनका हम आपको मतलब भी बता देते हैं। तो देखिए जो सिजदा है, सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल बैठकर प्रणाम करना। यानी इसने ऐसी प्रथा लागू की कि अगर आप दरबार में आते हैं तो घुटनों पर बैठ के राजा को आप पहले यानी प्रणाम करिए। और पैबोस का मतलब होता है पूरी तरीके से लेट कर कदम चूमना, यानी लेट कर कदम चूमना है राजा के। तो ये 2 प्रथाएं लागू की गई बलबन के द्वारा, सिजदा और पैबोस प्रथा। और रक्त और लौह की नीति भी अपनाई गई। और उसके अलावा इसने नवरोज त्यौहार भी शुरू किया। नवरोज त्यौहार भी शुरू किया। तो देखिए कई बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नवरोज त्यौहार किससे रिलेटेड है? तो हम आपको बता दें नवरोज त्यौहार है ये एक फारसी नव वर्ष मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी फारसी का मतलब ईरान, जो ईरान है उसे ही फारस हम कहते हैं। तो फारसी नव वर्ष को ही नवरोज कहा जाता है और एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है जिसे नवरोज त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो कार्य हैं ये कराए गए बलबन के द्वारा। और इसके समय काल में दीवान ए आरिज यानी इसने एक मंत्रालय बना रखा था, दीवान ए आरिज। और ये जो मंत्रालय था यानी जो विभाग था ये सैन्य विभाग था बेसिकली बलबन का। और उसके बाद इसने लाल महल का निर्माण भी कराया दिल्ली में। तो दिल्ली में लाल महल का निर्माण इसके द्वारा कराया गया। और बलबन का जो मकबरा है ये भी दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली में ही बना हुआ है बलबन का मकबरा। तो ये इम्पोर्टेंट शासक था गुलाम वंश का। और फिर हम बात करें तो गुलाम वंश में 1-2 शासक बीच में और आए और आपको याद रखना है फर्स्ट और लास्ट और उसके अलावा इम्पोर्टेंट शासक के बारे में ही हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी शासक जो रहे उनसे हमको कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो गुलाम वंश का जो अंतिम शासक रहा उसका नाम था क्यूमर्स। तो क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ। और इसके बाद भारत में स्थापना होती है खिलजी वंश की। तो इसके बाद खिलजी वंश का शासन भारत में आता है, दिल्ली सल्तनत में आता है। तो अगर हम बात करें गुलाम वंश के टाइम पीरियड की तो हमने पहले भी आपको बताया 1206 से 1290 ईस्वी तक अलग अलग शासकों ने इस दिल्ली सल्तनत पर राज किया। गुलाम वंश के जो भी शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, 4 जो इसके शासक हैं ये इम्पोर्टेंट शासक हैं गुलाम वंश से रिलेटेड। और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने
वो आप अच्छी तरीके से अब राइट कर लेंगे, हम ऐसा मानते हैं। तो इस प्रकार से इस जो खिलजी वंश है इसके बारे में पढ़ेंगे हम कल की क्लास में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आप हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहिए और इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप प्लेलिस्ट में जाकर मिडाइवल हिस्ट्री वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। इसके पहले के भी जो लेक्चर्स हैं और इसी में क्रम से जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आती रहेंगी और आप अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।